जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सागर में। तो आज क्लास 12th के हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का 3 मार्क का जितने भी है वो लाया एमसीक्यू को छोड़ के। एमसीक्यू और 2 मार्क का छोटे मोटे जो क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, उसके लिए अलग से वीडियो। पर इस वीडियो में सिर्फ आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस 99.9% है जो आएंगे। समझ रहे बच्चों? तो वो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है एक लाइन की। एक लाइन मान लेते हैं, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को L1 बोल दिया। इस लाइन की मुझे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है एंड पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन जो है पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के। ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन बतानी है हमें, और ये लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के जो पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लेता हूं ए पॉइंट है 3, 3, -5 और बी पॉइंट है 1, 0, -11, ठीक है। ये लाइन ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, पहली चीज ये है ना। और हमें इस लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन। फिर इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन या किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक तो पॉइंट ढूंढ लो और एक पैरेलल वेक्टर ढूंढ लो। पैरेलल वेक्टर ढूंढ लो, या तो आप पॉइंट ढूंढ लो या पैरेलल वेक्टर ढूंढ लो। दूसरा तरीका है आपके पास कि आप दो पॉइंट ढूंढ लो, दो पॉइंट ढूंढ लो बच्चे, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ है ना। अगर आपको एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर या फिर दो पॉइंट मिल जाए तो आप एक लाइन की इक्वेशन बड़े प्यार से बता सकते हो। कैसे? अब पहले तो हम इस लाइन की इक्वेशन देखते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देखो, क्या इसमें एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन है? नहीं, इसमें हमें दो पॉइंट गिवन है। दो पॉइंट गिवन हो तो हम बड़े प्यार से इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। कैसे? देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। इक्वेशन ऑफ AB, AB की इक्वेशन क्या होगी? हमें दो पॉइंट पता है। अगर आपको दो पॉइंट पता है तो आप बड़े प्यार से इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखूं इसकी, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? क्या होता है फॉर्मूला? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। यही होता है, हाँ है ना। वेयर x1, y1, z1 आर पॉइंट्स, a, b, c आर द डायरेक्शन रेशियोज, हाँ है ना। अब यहां पे x1, y1, z1 अगर आपको दो पॉइंट पता है तो आप बड़े प्यार से इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? इनमें से कोई भी एक को पॉइंट मान लो और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे दिखाता हूं आपको। x माइनस, मान लो इसको पॉइंट मान लेता हूं, तो x - 3 अपॉन a। a क्या होगा? इसमें से ये माइनस कर दो, 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2 बराबर y माइनस y1 क्या है? 3 अपॉन 0 में से ये माइनस कर दो यानी -3 बराबर z - z1 क्या है? -5, तो ये +5 बन जाएगा अपॉन में -11 + 5, -11 + 5 क्या हो जाएगा बच्चे? -6। तो ये -2 - 6 जो है ये क्या हो गया आपके डायरेक्शन रेशियोज, और ये जो है पूरी बन गई AB की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। वेयर 3 ये जो पॉइंट है ऊपर वाले जो है ये पॉइंट्स है, और ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियो या फिर पैरेलल वेक्टर के पॉइंट्स भी कह सकते हो। अब ये जो लाइन है इसके क्या है बच्चे? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। हमें इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2 और -4। हमें इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2 और -4। अगर मुझे इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर मिल जाए तो मैं इस लाइन की इक्वेशन बता सकता हूं, या फिर इस पे एक और पॉइंट मिल जाए तब भी बता सकता हूं। अब मुझे इस लाइन पे एक और पॉइंट ढूंढना मुश्किल है मेरे लिए। मैं क्या करूंगा? इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर ढूंढूंगा। पैरेलल वेक्टर क्या? अच्छा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो इसका पैरेलल वेक्टर रहा होगा वो इसके भी पैरेलल होगा, गारंटी है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है वही इसके भी पैरेलल वेक्टर होगा। बस सिंपल है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या होता है बच्चे? वेक्टर फॉर्म बनाओ तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? पॉइंट वाले यानी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा। लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा? ये पैरेलल वेक्टर है इस वाली लाइन का, यही पैरेलल वेक्टर जो है इस लाइन के भी पैरेलल होगा, यही पैरेलल वेक्टर जो है इस लाइन के भी पैरेलल होगा। मानते हो ये बात? तो अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू डाल दूं तो -2i कैप -3j कैप -6k कैप -6k कैप
सही कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं भी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये बन गई इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अब यहीं से मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहूँ तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, कार्टेशियन वाली बनेगी x माइनस x1, x1 क्या है 1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में माइनस 6। ये बन गई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ये बन गई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा हो गया, 2 नंबर हमें मिल गए। अब हमें इनके बीच में डिस्टेंस भी निकालना है। अच्छा, ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस है, ये दोनों लाइन है बच्चे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चे, फॉर्मूला होता है उसका, क्या फॉर्मूला होता है, मॉड के अंदर बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है बच्चे, हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है बेसिकली पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर क्या है बेसिकली पैरेलल वेक्टर, और a2 माइनस a1 ये सब तो हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सारी चीजें बताओ क्या क्या होगा। अगर मैं बोलूं a1 वेक्टर a2 वेक्टर ये क्या क्या होंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो a1 वेक्टर तो ये ऊपर वाले हो जाएंगे इसके, हाँ है ना, यानी क्या बनेगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, होगा नहीं होगा। a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और बी वेक्टर क्या होगा बच्चे, बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, दोनों पैरेलल है आपस में, तो पैरेलल वेक्टर दोनों का सेम ही होता है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। बस अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, सारी चीजें आपको पता चल गई, सारी चीजें आपको पता चल गई, तो आप इसके बीच में बड़े प्यार से डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा डिस्टेंस, ध्यान से देखना डिस्टेंस कैसे निकला। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा बच्चे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, निकालते हैं देखते हैं क्या होगा। a2 माइनस a1 यानी इसमें से ये माइनस करो, 1 माइनस 3 माइनस 2 i कैप, 2 माइनस 3 माइनस j कैप, माइनस 4 प्लस 5 प्लस का k कैप, ये हो गया क्या हो गया बच्चे a2 माइनस a1 आ गया। हमें अब क्या निकालना है, b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1 से, तो b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा बच्चे, देखो कैसे निकलेगा, सिंपल i j k। अब b वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो, क्या क्या है -2 -3 -6 -2 -3 -6। a2 माइनस a1 के क्या क्या है बच्चे, -2 -1 और 1। अब बस इसका आप वो निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कैसे निकलेगा i कैप, ये गया -3 प्लस 6 -3, ये +6 हो गया लेकिन -6 आएगा, माइनस j कैप, ये गया -2 प्लस 12 लेकिन कैसा आएगा माइनस का 12 आएगा, प्लस 12 लेकिन कैसा आएगा -12, देखते हो बच्चों। तो क्या होगा -2 -12 हो गया प्लस k कैप, या कहेगा ये गया माइनस माइनस प्लस 2 और -2 -3 प्लस 6 हो जाएगा लेकिन माइनस का 6 लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -9i कैप -12 -14 प्लस 14j कैप -4k कैप, यही आएगा बच्चे। ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गई इसकी वैल्यू, हाँ है ना। हमें इसका क्या चाहिए, ऊपर में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 81 है ना, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 196 प्लस 16, तो ये लगभग हो जाएगा √293 4 यहाँ 4 4 8 1 9 और 293 के आसपास होगा, ठीक है। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, देखो फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। बी वेक्टर क्या है, ये रहा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर 4 4 9 13 13 और 6 49, तो 4 प्लस 9 प्लस 36, तो √49 यानी कितना आ गया 7 आ गया। तो जो डिस्टेंस आएगा इसके बीच में क्या आ जाएगा बच्चे, √293 अपॉन में 7 यूनिट्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे,
और ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है कि एक शॉर्टेज डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्यार से आ सकते हैं बच्चे। देखो 2 नंबर का ये बन गया आपका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म, 3 नंबर में आपका शॉर्टेज डिस्टेंस। देखो फिर से समझाता हूँ कैसे करना है। हमें एक पॉइंट दिया हुआ था, एक पॉइंट दिया हुआ था, बोला इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस जिसके पैरेलल है ना उस लाइन के हमें 2 पॉइंट दे दिए। तो हमने पहले इसकी इक्वेशन निकाल ली, इसकी इक्वेशन निकाली तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनी। ऊपर क्या होते हैं बच्चे, ऊपर होता है पॉइंट, नीचे होता है पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। अब क्योंकि ये लाइन, ये इक्वेशन इस लाइन की है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो इसका पैरेलल वेक्टर है वो इसका पैरेलल वेक्टर होगा, है ना। अब इस लाइन पे एक पॉइंट पता है और एक पैरेलल वेक्टर इसकी मदद से मिल गया। तो पॉइंट क्या था, i 2j -4k, और पैरेलल वेक्टर क्या हो गया जो नीचे है, -2 -3 -6। तो अब आ गया ये वेक्टर, आ गया ये वेक्टर, मतलब ये लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके हाथ तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 5 मार्कर आया हुआ है पेपर में। देखो क्या बोल रहा है, अ लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। बोला गया है कि एक लेटर है जो कि टाटानगर और कैलकाटा वर्ड से आ रहा है, इनमें से एक किसी एक से आ रहा है, ठीक है। ऑन द एनवलप जस्ट 2 लेटर्स TA आर विजिबल। एक एनवलप है, उस एनवलप पे सिर्फ TA दिख रहा है, हमें और कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है, सिर्फ TA दिख रहा है। बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज टू कम फ्रॉम कैलकाटा। मतलब भाई इसमें कॉमन चीज क्या है, हमें याद है प्रोबेबिलिटी में हम करते थे, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। क्या करते थे हम, सबसे पहले एक कॉमन चीज को हम ए लेट करते थे। तो इसमें कॉमन चीज क्या है भाई, दोनों में किसी में भी TA आ सकता है, तो ए जो हो गया वो क्या हो गया बच्चे, TA आर विजिबल, ये हो गया ए। अच्छा इवन क्या हो सकता है, इवन हो सकता है कि TA इज फ्रॉम टाटानगर और E2 क्या हो सकता है बच्चे, TA इज फ्रॉम कैलकाटा। हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकाटा। मतलब हमें क्या निकालना है, P E1/A निकालना है, कि मतलब TA तो आ रहा है लेकिन TA किससे आ रहा है, कैलकाटा वर्ड से आ रहा है, यानी E1/A निकालना। अच्छा इसमें उल्टा ले लिया मैंने, चलो ठीक है कोई नहीं, E2/A निकालना है। क्या निकालना है, E2/A निकालना है, ठीक है, कि कैलकाटा वर्ड से वो आ रहा है। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले P E1 बताओ, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, 1/2। मानते हो ये बात, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, मानते हो ये बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालता है, P A/E1 P A/E2। अब A/E1 और A/E2 कैसे आएंगे ये समझो। देखो बच्चों क्या बोला है, द एनवलप जस्ट हैव 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स। अब 2 कंसेक्यूटिव लेटर अगर मैं टाटानगर और कैलकाटा दोनों में से निकालूं तो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो। पहले टाटानगर में से 2 कंसेक्यूटिव लेटर क्या क्या बन सकते हैं, TA बन सकता है, AT बन सकता है, फिर TA बन सकता है। 2 कंसेक्यूटिव, सारे कंसेक्यूटिव ले लो 2, तो TA फिर AT फिर TA फिर AN फिर NA फिर AG फिर GA फिर AR, यही तो बन सकते हैं। यानी कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 8 कंसेक्यूटिव बन सकता है अगर टाटानगर से बनाना चाहूं मैं, है ना। इसमें से हमें देखना TA वाले कितने हैं, कितने हैं TA वाले, एक तो ये है TA वाला और एक ये है TA वाला, यानी 2 बार चांसेस है आने के। सेम चीज कैलकाटा में से, कैलकाटा में क्या क्या कंसेक्यूटिव आ सकते हैं, CA आ सकता है, AL आ सकता है, LC आ सकता है, CU आ सकता है, UT आ सकता है, TT आ सकता है और TA आ सकता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आ सकती है, कंसेक्यूटिव 7 है टोटल। इसमें से TA कितने बार आ रहा है, एक बार TA आ रहा है। समझ आ रहा है, हमने सारी चीजें ही निकाल ली। सबसे पहले जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आए तो आपको ये सारी चीजें निकाल लेनी है। पहले एक A सिलेक्ट करना है, A क्या होता है जो कॉमन है, फिर आपको E1 E2 करना है सिलेक्ट, E1 E2 क्या है जो आपके इवेंट्स बन रहे हैं अलग अलग, फिर आपको E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E1 A/E2, अगर 3 इवेंट हो गए तो E3 फिर A/E3, ये सारी चीजें निकाल लोगे।
अब जो पूछा क्या है ई टू बाई ए, फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बाई ए निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू अपॉन में पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू अपॉन इंटू में पी ए बाई ई टू। बस अब वैल्यू पुट करनी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, ई टू कितना है 1/2, ए बाई ई टू कितना है 1/7, नीचे ई वन 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7। सॉल्व करो क्या आ जाएगा 1/14, नीचे आ जाएगा 2 से 2 गया 1/8 प्लस 1/14। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 14 और 8 का 4 56, 14 3 42 नहीं 56 आ जाएगा एलसीएम, 56 आ गया एलसीएम। 8 पहले ऊपर तो 14 लिख दो, 1/14 नीचे आ गया एलसीएम 56, 8 7 56 7, 14 चौक 4, तो कितना आ जाएगा ये 1/14। ये 56 उठे के पलट जाएगा 56/11, 14 से काटो 4, तो 4/11 आपका आंसर है। क्या आंसर है 4/11 आपका आंसर है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था बच्चे, समझ आ रहा है। 5 नंबर में ये आया हुआ क्वेश्चन। चलो बच्चों अगला देखते हैं, बड़ा ही प्यारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताता हूँ बच्चे, दो चीज़ें तो आप करके ही जाना, गारंटी आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस, ये इतना आता है पेपर में, इतना ज़्यादा आता है आपके पेपर में कि मतलब हर साल समझ जाओ रिपीट ही होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। अब ये किस चीज़ का है वो हम पहचानते हैं, देखते हैं ध्यान से सॉल्व करके। पहला क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1 है। अब मैं आपको एक ना सिंपल सी चीज़ बताता हूँ बच्चे, ध्यान से देखना, समझना मेरी बातों को। कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद आगे आपके पास 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस। फिर आप देखना आगे चीज़ें कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका होमोजीनियस बन रहा है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ध्यान से देखना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग, ये क्या था y था, लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a माइनस लॉग बी क्या होता है बच्चे, लॉग a अपॉन बी प्लस 1। अब देखो x डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ y को, तो y लॉग y बाई एक्स हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अब ये x को नीचे ले आऊँ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, y बाई एक्स प्लस लॉग प्लस मल्टीप्लाई लॉग y बाई एक्स, लॉग y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। ये बेसिकली ये जो x था ये इन दोनों के अपॉन में आ गया, ये जो x था इन दोनों के अपॉन में आ गया। अब क्या करना है, लेट कर लो y बाई एक्स को v लेट कर लो, y बाई एक्स को v लेट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, y इजिकल टू वी एक्स हो जाएगा, हाँ है ना। अब डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इसको डेरिवेटिव करोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चे, ठीक है। होमोजीनियस बन गया ना, ये दिख रहा है ना क्लियरली। अब बन गया, अब कुछ नहीं करना, पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ पे y बाई एक्स की जगह v, ये हो जाएगा log v प्लस y बाई एक्स की जगह v। अब देखो v से तो v कट गया, ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। x डी वी बाई डी एक्स, हमेशा होमोजीनियस को जब भी सॉल्व करोगे तो हमेशा वेरिएबल सेपरेशन बनता है, ठीक है। तो v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो डी वी अपॉन में v log v हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx ऊपर गया x नीचे आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा यहाँ पे देखो log v का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो log v को अगर मैं t पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/v dt बाई डी वी, तो ये इधर आएगा 1/v dv क्या हो जाएगा बच्चे, dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखना जो चीज़ कहने जा रहा हूँ, ये दिख रहा है dv बाई वी, इतने को तो मैं लिख सकता हूँ dt, और log v को क्या t इजिकल टू क्या था बच्चे, dx बाई एक्स, तो 1/t क्या हो जाएगा बच्चे, log t, और ये क्या हो जाएगा log x। अब जब ये सब log में लिख रहे हो तो c भी log में लिखोगे, log c। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t इजिकल टू log a प्लस log b क्या होता है बच्चे, log a b, log से log कट गया, t इजिकल टू एक्स ही हो गया। t क्या है बेसिकली, t को हमने क्या लेट किया था, log v, t को हमने क्या लेट किया था, log v, log v इजिकल टू एक्स ही आ गया। अब log v को क्या लेट किया था हमने, y बाई एक्स, तो log y बाई एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स ही। इतना सिंपल से ये क्वेश्चन था बच्चे, समझ आ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं ध्यान से, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसे एक आधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और है बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई, ऐसे ना एक साइन में भी आता है बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप इसे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करो। इससे कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसमें, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कि इससे मल्टीप्लाई कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको रखना ही पड़ेगा याद कि भाई किससे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती जाएगी तो अपने आप समझ आ जाएगा। देखो जो अब यहां पे मैं एक बहुत प्यारी चीज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन है, ए माइनस बी है। अगर इसी एंगल में मैं प्लस एक्स करूं और माइनस एक्स करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या बचा? कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो है x माइनस बी, इसको एक साथ लिख लिया और इसमें देखो बीच में क्या बचा? माइनस एक्स प्लस ए बचा, है ना। देखो इस वाले x को और इस वाले b को इधर लिख दिया, x माइनस बी हो गया। क्या बचा? माइनस एक्स प्लस ए। तो इन दोनों से भी मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस, देखो माइनस एक्स प्लस ए बचा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर, क्या बन गया? x माइनस ए बन गया। और नीचे क्या बन गया? कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। समझ आ रहा है? और देखो ये सेम एज इट इज साइन। अब यहां पे ध्यान से देखना, एक चीज लग रही है, एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? ध्यान से देखना बच्चे, कौन सी आइडेंटिटी लगी आपको पता होनी चाहिए। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं इस पूरे को a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं तो ये कुछ दिख रहा है, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या लगेगी? साइन a की जगह क्या लिखूंगा? x माइनस बी। कॉस b की जगह क्या लिखूंगा? x माइनस ए, बीच में माइनस का साइन। कॉस a की जगह क्या लिखूंगा? x माइनस बी। साइन b की जगह क्या लिखूंगा? x माइनस ए। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे? कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आंसर निकाल दूंगा डायरेक्ट। इसको और इसको दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग करूँगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चे। ध्यान से देखो, इस पूरे के नीचे ये और इस पूरे के नीचे ये, तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, बीच में माइनस का साइन, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब बस देखो सेम सेम वाले कट जाएंगे। देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए कट गया, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी कट गया। क्या बचा? साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी। क्या होता है वो? क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो बाहर है ही। ये क्या बन गया? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन एक्स माइनस बी, बीच में माइनस का साइन, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस ए। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब टेन का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये 1 अपॉन साइन एज इट इज रहेगा। टेन का इंटीग्रेशन होता है बच्चे, क्या होता है? लॉग सेक एक्स। 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे लॉग सेक एक्स, या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हो, लॉग सेक एक्स, ठीक है। तो लॉग क्या हो जाएगा? सेक एक्स, एक्स क्या है बच्चे? एक्स की जगह एक्स माइनस बी, माइनस में यहां भी वही लगेगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है बच्चे।
बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आया हुआ ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चैप्टर है ये, पहचानते हैं कौन सा चैप्टर है। बोला अ जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अच्छा ये किस चीज़ का कर्व है, ये पैराबोला का कर्व है, देखते ही पता चल रहा है। तो एक पैराबोला का कर्व है, जेट जहाज है, दुश्मन का जहाज है, ठीक है, मान लो पाकिस्तान का जहाज है, यहाँ से पाकिस्तान का जहाज उड़ना स्टार्ट करा इस पॉइंट से, उड़ते 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 यहाँ आ गया, ठीक है। ये पॉइंट जो है कुछ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एनिमी का जहाज आ गया, ठीक है। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, हमारा एक सोल्जर है वो इस पॉइंट पे है, हमारा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट है ए बी मान लेता हूँ, चलो बी 3,2, इस पॉइंट पे हमारा एक सोल्जर खड़ा है, ठीक है, कुछ भी सोल्जर का नाम लेता है, मान लेते हैं पीयूष सोल्जर है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। और ये जो है क्या है, एक कर्व है, ये कर्व दे रखा है, इस कर्व के अलोंग ही ये जेट जो है मूव कर रहा है, ठीक है। हमें इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट मतलब पास, सबसे पास वाला डिस्टेंस कौन सा होगा वो निकालना है, यानी मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अब समझ गए होगे, मिनिमम वाला कंसेप्ट तो आपने एक ही जगह पढ़ा है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ ये जो पॉइंट जो है ये मूव कर रहा है, ये एक्स कॉमा वाई के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट को जिस पे इनका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है उसको एक्स कॉमा वाई मान लिया। क्या आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, मैंने इसे d बोल दिया। आप ए बी का डिस्टेंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिस्टेंस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें y दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख सकता हूँ, क्या आ जाएगा बच्चे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटिंग कोटिंग, तो d इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी का डिस्टेंस है बेसिकली, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसे सॉल्व करूँगा तो ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स की पावर 4, सीधा सही से लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक इक्वेशन एफ एक्स मिल जाए, हमारा क्या मिल जाए, एफ एक्स मिल जाए। अब मिल चुका है मुझे एफ एक्स, अब मुझे मिल चुका है मेरा एफ एक्स। अब मिनिमम वगैरह निकालना हमने सीखा हुआ है, कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, अगर ये बेसिकली एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स क्या हो गया बच्चे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमें इसे मिनिमम प्रूव करना है, मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, यही आएगा, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, यही आएगा बच्चे। अब ये किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है, ये दिख रही है क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसके फैक्टर्स बनाना आपको आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। क्या करना पड़ेगा हमें, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा ना, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स इसके कैसे निकालेंगे, याद है कैसे निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट्स, 9th क्लास में सीखा होगा। सबसे पहले एक्स की एक वैल्यू लेट करेंगे जिससे ये 0 बन जाए। क्या लेट करूँ एक्स की वैल्यू जिससे ये 0 बन जाए, एक्स की वैल्यू 1 लेट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, चेक करके देख लेना। तो एक फैक्टर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा एक्स माइनस 1 का, फिर x माइनस 1 को इससे डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करने में टाइम वेस्ट मत करना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, देखना ध्यान से। किससे 1 से 0 बनाना, ये तो 1 लिख दो, इसके कोफिशिएंट लिख दो। कोफिशिएंट क्या क्या है, 4 2 6, यही है 4 2 6 कोफिशिएंट लिख दिए। अब 4 का एज इट इज लिख दो, ठीक है, 4 का एज इट इज लिख दिया। अब 1 इंटू 4 आ जाएगा, लिख दिया, 4 प्लस 2 6 आ गया, फिर माइनस करके ये प्लस का 6 लिख दिया, ये 0 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। या फिर आप इसको डिवाइड करके करना चाहो, डिवाइड करके कर दो, या अगर डिवाइड करके जिसको डिवाइड से समझ आए वो डिवाइड से कर दो, जिसको ट्रिक से समझ आए वो ट्रिक से कर दो। तो x माइनस 1 से जब डिवाइड करूँगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, इसे बीच में एक 0 भी आएगा, ठीक है।
जब डिवाइड करूँगा, ये अंदर लिखना है, x माइनस 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा पहला, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस कट गया 6x माइनस 6 प्लस 6, तो ये 6x माइनस 6 बन गया, ये 0 आ गया। तो एक ब्रैकेट क्या बना, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इजिकल टू 0। तो x के एक क्रिटिकल पॉइंट तो 1 आ गया। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, करके देख लेना। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा ना बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता, यानी सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है इसका, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो 1 है। समझ आ रहा है? अब 1 क्रिटिकल पॉइंट आते ही आपको क्या करना है, 1 क्रिटिकल पॉइंट आते ही आपको क्या करना है बच्चे, जैसे 1 आ गया, इस क्रिटिकल पॉइंट को एफ डैश एक्स में पुट कर दो, एफ डैश डबल डैश में पुट कर दो। पहले डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा यहाँ से, एफ डबल डैश एक्स 12x स्क्वायर प्लस 2, याद है। फिर अब एफ डबल डैश 1 पुट करोगा तो क्या आएगा, 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। यानी क्या पता चला इससे हमें, इससे ये पता चला कि एफ डबल डैश 1 जो है ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही क्या बोल दोगे, मिनिमम। सो इट इज मिनिमम, ठीक है, एट x इजिकल टू 1। सो ये क्या है, मिनिमम है किस पे, x इजिकल टू 1 पे क्या है, ये मिनिमम है। समझ आ रहा है? अब ये x इजिकल टू 1 पे मिनिमम है। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, जो fx था हमारा, fx क्या था, ये था, इसमें 1 पुट कर दो। कहाँ गया fx, ये रहा, fx था, इसमें 1 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसमें x की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा बच्चे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा f1 इजिकल टू 1 9 2 11 माइनस 6 5, ये आ गया। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना हमें, है ना, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये fx बेसिकली क्या था, हमने ab स्क्वायर को fx लेट किया था ना, ab स्क्वायर को fx लेट किया, तो या तो यहाँ से कर दो, या एक तरीका और बता देता हूँ, जब x की वैल्यू 1 आ गई है हमारी, x की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी पुट करके। अब x y की वैल्यू आ गई हमारी 1, y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी, 1 3, और इसमें डिस्टेंस निकाल लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, ये f1 जो है ये बेसिकली fx किसके बराबर था, fx था ab स्क्वायर के बराबर, तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट fx, और ये क्या आ जाएगा, ab इजिकल टू रूट 5। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 1 पे आ रही है, मिनिमम किस पे आ रही है, 1 पे, तो x की वैल्यू तो 1 हो गई, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 1, 3 और इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। तो दो तरीके से निकाल सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या कह रहा है, अगर ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, आपका जिससे मन उससे निकालो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो बच्चे, ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको, इतना प्यारा क्वेश्चन दे दिया, क्लियरली दिख रहा है आपको, क्या क्लियरली दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, dy/dx प्लस py इजिकल टू q। यहाँ p जो होता है x के टर्म्स में होगा, q भी x के टर्म्स में होगा, ठीक है। देखो अच्छा आगे क्या होगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, e⁻² √x अपॉन √x। अगर -y/√x को अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस y/√x। तो अब थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, इजिकल टू e⁻² √x अपॉन में √x। तो यहाँ पे दिख गया बच्चे p क्या होगा, y के साथ वाला, y के साथ क्या है बच्चे, 1/√x, तो 1/√x हो गया p। q क्या हो गया बच्चे, e⁻² √x अपॉन √x, ठीक है, ये q हो गया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपको पता ही है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p dx, क्योंकि ये सारी चीज़ें x की फॉर्म में है, तो e⁻1/√x dx। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे,
2√x, ये क्या आ गया बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इक्वेशन क्या होती है, सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चे, e की पावर 2√x, q क्या है बच्चे, q है e की पावर -2√x अपॉन में √x इंटू में if क्या है बच्चे, e की पावर 2√x dx। देखो ये माइनस है प्लस है, कट जाएंगे ये, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, y e की पावर 2√x, ये तो कट गया, क्या बचा 1/√x का इंटीग्रेशन, और ये क्या होता है y e की पावर 2√x, 1/√x का क्या होता है 2√x प्लस c, यही आपका आंसर है बच्चे। कितना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। ये बच्चों यहाँ पे √2x नहीं है, ये 2√x है, तभी कट रहा है, ठीक है बच्चे। बहुत बच्चों का कमेंट आया था। बच्चों एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, जो इसी साल बोर्ड में आया था बच्चे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये क्या बन रहा है, x² + 5x + 6, ये आएगा 2x + 5 आएगा। अगर इसका डेरिवेटिव करूं, क्या मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर मतलब बना सकता हूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना सकता हूं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करूंगा तो बन जाएगा। देखो कैसे, ऊपर है x + 2, नीचे है √x² + 5x + 6। दिमाग में बस ये चलना चाहिए क्या, कि हमें क्या बनाना है, ऊपर 2x + 5 बनाना है ना, 2x + 5 बनाना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 5। अब 2x + 5 कैसे बनाऊं, सबसे पहले 2x बनाते हैं। 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये क्या बनेगा 1/2, 2x + 4 और नीचे में अंडर रूट में x² + 5x + 6, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 4 बन गया, लेकिन हमें क्या बनाना है 2x + 5। अब इसे 5 बनाने के लिए क्या करूँ, +1 -1, तो 1/2, ये बन जाएगा 2x + 5, नीचे में अंडर रूट x² + 5x + 6 dx। और ये -1 वाले को अलग से लिख दे रहा हूँ, -1 अंडर रूट x² + 5x + 6 dx। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1/2। अगर इसको t पुट कर दूं तो ये ऊपर वाला बन जाएगा, तो मैंने क्या करा, x² + 5x + 6 को t पुट कर दिया, तो क्या आ गया 2x + 5 dx किसके बराबर आ गया dt के, तो 2x + 5 dx किसके बराबर आ गया dt के, और नीचे क्या हो जाएगा √t माइनस, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं देखी वो देखिए, उसमें स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको बड़े प्यार से सिखा रखा है बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नीचे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे x² + 5x, तो 5 का आधा क्या होगा 5/2, उसका स्क्वायर यानी 25/4 ऐड और 25/4 सब्ट्रैक्ट +6 dx। ये तो 1/2 एज इट इज। 1/√2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t माइनस, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, 1/x + 5/2 का होल स्क्वायर, ये तीनों चीज़ मिलके बन जाएगी, हाँ है ना। और यहाँ जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 4 6 24, 24 - 25 -1/4, तो इस -1/4 का ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। एक स्टेप में समझ आ गया होगा बच्चे। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में x² - a², इसे ये लो 1 में √x² - a², ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, x की वैल्यू होगी x + 5/2 और a की वैल्यू क्या होगी बच्चे 1/2। ये फॉर्मूला लगा के इसमें जो भी आंसर आएगा बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये फॉर्मूला लगाना, इसमें यहाँ पे √t की वैल्यू डाल देना, √t को क्या लेट, मतलब t को क्या लेट किया था, ये t की वैल्यू डाल देना, इसमें ये फॉर्मूला लगाना, फिर पूरा कंबाइन करके आंसर आप लोग लिख सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है बच्चों।
तो आंसर ज़रूर करना इसको सॉल्व। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फटाफट देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्यारा। 2026 में आने के बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के। क्या बोला है? वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। एक कोनिकल फनल है, उससे वाटर ड्रिपिंग आउट मतलब बूंद बूंद निकल रहा है, यूं करके एक कोनिकल फनल है, दिख रहा है ना, कोन की शेप ही दिख रही होगी ये, है ना, हाँ ऐसा करके ये है, ठीक है। यहाँ से पानी गिर रहा है, टप 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 ऐसे करके पानी गिर रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। किस रेट से गिर रहा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से गिर रहा है। यानी क्या दिया हुआ आपको, ये क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें पानी होगा, मान लेते हैं इसमें पानी, इतना पानी है ना, इसमें इतना पानी है, ये पानी है इसमें, इससे पानी गिरता जा रहा है, गिर रहा है, यानी पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है ना। यानी हमें ये जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट से ही पता चल जाता है आपको क्या, कि ये वॉल्यूम दे रखा है चेंज, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसमें सब चीज़ लेट कर लो, लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, एस बी द स्लैंट हाइट, वी बी द वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, यानी dv बाई डी टी हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट कितना पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो कम हो रहा होगा या बढ़ रहा है? गिर रहा है तो कम हो रहा है, यानी -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से पानी गिर रहा है, ये हमें दिया हुआ है। हमें बोला है थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स एट द बॉटम, हाँ वही चीज। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज 120 डिग्री। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द फनल कुछ दिया होगा, इसमें कुछ तो दिया है, 1 मिनट बच्चों मैं चेक करता हूँ क्या दिया हुआ है। बच्चों इसमें थोड़ी सी कमी थी क्वेश्चन में कि व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज गिवन दैट 4 सेंटीमीटर, मतलब स्लैंट हाइट जो है 4 सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। हमें मेन जो चेंज निकालना है वो निकालना है स्लैंट हाइट में कितना चेंज आ रहा है, ये निकालना है हमें, डीएल बाई डी टी निकालना है हमें। क्या निकालना है? डीएल बाई डी टी निकालना है बच्चे, ठीक है। स्लैंट हाइट को अगर हमने एल माना है, स्लैंट हाइट को अगर हमने एल माना है, स्लैंट हाइट को एल मान लो, ठीक है, तो डीएल बाई डी टी हमें निकालना है, चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चे? देखो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें चेंज किस में निकालना है? स्लैंट हाइट में निकालना है। किस में निकालना है? स्लैंट हाइट में। अब यानी सारी चीजें ये आर एच ये सब चीजें हमें एल में चाहिए होगा, क्योंकि बोला होगा स्लैंट हाइट के बारे में निकालना है कि 4 सेंटीमीटर हो, यानी एल की वैल्यू लास्ट में हमें 4 पुट करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो एल तो आएगा ही नहीं, तो एल की वैल्यू पुट कहाँ करूँगा? अगर सिर्फ हाइट में बोला था तो सारी चीज़ें एच में कन्वर्ट करता, बोला था रेडियस में चेंज होता तो सारी चीज़ें आर में कन्वर्ट करता। पर क्या दिया हुआ है कि सारी चीज़ें स्लैंट हाइट में हमें निकालना है। किससे पता चला? इस लाइन से पता चला कि स्लैंट हाइट जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस लाइन से हमें पता चला कि स्लैंट हाइट में चेंज निकालना है, जब स्लैंट हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर कि कितना उसमें चेंज आ रहा है। चलो वाटर के स्लैंट हाइट में, बेसिकली वाटर के स्लैंट हाइट में देखो पानी गिरेगा तो ये पानी कम होता जाएगा ना, तो वाटर का जो स्लैंट हाइट है वो कम होता जाएगा, है ना। वाटर का जो स्लैंट हाइट है देखो यहाँ है, कम आएगा कम आएगा कम आएगा कम आएगा, धीरे धीरे स्लैंट हाइट कम हो जाएगी। हमें बताना है स्लैंट हाइट में कितनी कमी आएगी जब स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, डीएल बाई डी टी निकालना है, समझो। अब समझो, अब आपको रेडियस और हाइट को स्लैंट हाइट में कन्वर्ट करना है। आपको एक रिलेशन पता होगा, आपने सीखा होगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, मानते हो ये बात। अब ये चीज दी हुई है, इसका भी कोई ना कोई यूज होगा, इसकी गारंटी है ना। अब देखो ध्यान से, ये हमें दिया हुआ है वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज 120 डिग्री। कभी भी बात करता है ना वर्टिकल एंगल बच्चों, वर्टिकल एंगल की बात कर रहा है तो ये पूरा एंगल 120 दिया है। और जब सेमी वर्टिकल मतलब अगर मैं इसका ये वाला एंगल निकालूं, सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल, इतना एंगल, ये हमेशा इसका हाफ होता है। जो भी एंगल दिया होगा यहाँ पे, जो भी एंगल दिया होगा वर्टिकल एंगल, अगर मैं इसका हाफ एंगल सेमी वर्टिकल एंगल निकालूं तो वो डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ये ओ मान लूँ, ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, तो ये ओ ए बी एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ये तो 90 हो गया। तो अगर मैं ओ ए बी एक ट्राइंगल बनाऊँ, कुछ आपको दिख रहा होगा ऐसा, ओ
ए बी, ओ ए बी। ए जो है ये 60 डिग्री है, ए जो है 60 डिग्री है, हाँ है ना। ये क्या है, हाइट है, यानी ओ ए जो है ये क्या है, हाइट है। ए बी क्या होगा बच्चे, स्लैंट हाइट होगा। ओ बी क्या होगा बच्चे, रेडियस होगा, है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ 1/3 पाई, आर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, आर की जगह पुट कर सकता है L² माइनस H²। एच की वैल्यू भी मुझे एल में निकालनी है, एच की वैल्यू एल में निकालनी है। कैसे निकाल सकता हूँ देखो, इस 60 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चे, इस 60 डिग्री के लिए ये क्या होगा, 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो 60 डिग्री के लिए ओ ए जो होगा अपॉन ए बी, ओ ए क्या हो जाएगा, बेस, ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चे, कॉस होता है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/2। ओ ए क्या है बेसिकली एच, ए बी क्या है बच्चे एल। तो जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, L/2। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, L/2। तो अब यहाँ पे हर जगह एच की जगह L/2 डाल दो, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई L² माइनस, एच की जगह L/2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा ये L²/4, और यहाँ भी L/2। तो देखो एलसीएम लो, V इज इक्वल टू 1/3 पाई 4L² माइनस L² अपॉन 4 इंटू L/2। अब सॉल्व करूँगा तो आगे क्या आएगा बच्चे, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 4L² माइनस L² 3L², 1/3 पाई 3L² अपॉन 4 और L/2। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू पाई/8 L³, पाई/8 L³। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब डेरिवेट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dV/dt इज इक्वल टू पाई/8 L³ का डेरिवेटिव 3L², फिर L का डेरिवेटिव dL/dt। समझ आ रहा है। अब बस इधर सॉल्व कर दो। dV/dt की वैल्यू क्या है बच्चे, -2, पाई/8 एज इट इज, 3L² एज इट इज, dL/dt तो हमें निकालना ही है। तो इन सबको उठा के इधर ले जाऊंगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 अपॉन में पाई नीचे आ जाएगा और 3L² भी नीचे आ जाएगा, तो पाई इंटू 3L², या 3 पाई L² लिख दो, 3 पाई L²। ये किसकी वैल्यू आ गई, dL/dt की वैल्यू आ गई। अब हमें कब निकालना है, जब स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, L की वैल्यू 4 दे रखी है, तो -16 3 पाई L² यानी 4 का स्क्वायर, ये पूरा कट गया, तो क्या आ गया बच्चे, -16/3 पाई। इतना चेंज आएगा स्लैंट हाइट में जब वाटर गिर रहा है। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है बच्चे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। -16 -1, 16 तो कट गया ना, -1/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, -1/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना चेंज आएगा जब वाटर गिरते जा रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, एकदम स्टार्टिंग से समझना बच्चे क्या कह रहे हैं। एक फनल है, उस फनल के वर्टेक्स पे, कॉर्नर पे एक छेद हो रखा है, इस फनल में कुछ पानी है, ठीक है। पानी गिर रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से गिर रहा है। पानी गिर रहा है, क्यूब दे दिया, यानी वॉल्यूम में चेंज दे दिया कि वॉल्यूम जो है इसका कम होते जा रहा है। कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो रहा है, यानी माइनस का। हमें बोला है कि व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज गिवन दैट 4 सेंटीमीटर, जब स्लैंट हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाए तो कितना चेंज आ रहा है पानी के वॉल्यूम में, बेसिकली यही बोला है। तो हमने क्या करा, वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। अब स्लैंट हाइट से रिलेटेड चीज दी हुई है, तो सारी चीजें स्लैंट हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने r को कैसे स्लैंट हाइट में करा, एक रिलेशन होता है L² इज इक्वल टू r² प्लस h², इससे। और h को कैसे करा, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक जो आपने 10th में सीखी हुई है। h मतलब r और h की वैल्यू डालने के बाद मैंने क्या करा, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे सॉल्व करके ये आ गई। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। अब लास्ट में l की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया -1/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखो बच्चा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसको y के इक्वल लेट कर रहा हूँ पहले तो मैं, log x की पावर x प्लस cos x² x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कर दो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, ये 4 नहीं है x की पावर, ये x की पावर x है। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में जो log के साथ है वो x की पावर x प्लस cos x² x। फिर डेरिवेटिव होगा इसका, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x प्लस cos x² x। अब ध्यान से देखना बच्चे,
cosec स्क्वायर एक्स का तो डेरिवेटिव कर लोगे आप, लेकिन x की पावर x के लिए आपको log लेना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर ले रहा हूँ, इधर लेट कर लेता हूँ। u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो क्या हो जाएगा बच्चे, टेकिंग log बोथ साइड। जैसे ही मैंने log लिया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा बच्चे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू log u इज इक्वल टू log x की पावर x। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो ये x उठ के आगे आ जाएगा ना, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। एक्स अब एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1, फिर लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो ये x से x कट गया, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। कोई दिक्कत बच्चे कहीं भी, ये u उठ के इधर जाएगा तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब u की वैल्यू क्या थी बच्चे, u की वैल्यू थी x की पावर x, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। ये यहाँ पे इसकी जगह पुट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स की पावर x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और x की पावर x का डेरिवेटिव हमने करा तो क्या आया बच्चे, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, फिर कॉसेक स्क्वायर का x का डेरिवेटिव, कॉसेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, पहले पावर आगे आएगा तो 2 कॉसेक x, फिर कॉसेक x का होगा, कॉसेक x का क्या होता है माइनस कॉसेक x कॉट x। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाएगी, क्या, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, कॉसेक x इंटू कॉसेक x 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। यही आपका आंसर है बच्चे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चे, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर आर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट्स विच मेक्स एन एंगल π/4 एंड π/2 विद y एंड z एक्सिस। ठीक है, यानी एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चे, मैग्नीट्यूड दे रखा है 3√2 यूनिट्स। बहुत बढ़िया, हमें नहीं पता वो वेक्टर कौन सा है, मैं मान लेता हूँ वो वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है, कुछ ऐसा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो वेक्टर है एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ कितना π/4 और जेड एक्सिस के साथ कितना π/2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हाँ है ना। एक्स एक्सिस पे बेसिकली क्या होता है बच्चे, आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे बेसिकली क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस पे क्या होता है बच्चे के कैप, पता ही है ये आपको, है ना। आई जे क्या होता है बेसिकली यूनिट वेक्टर होता है ना। अब वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। अगर मुझे किसी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना हो तो क्या होगा बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मतलब इस वेक्टर का इसके साथ इंटू जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप और इंटू में कितना है ये cos π/2, ये आपने सीखा होगा cos π/4। ये क्या मतलब है समझा देता हूँ आपको, देखो हाँ मैग्नीट्यूड नहीं, बिना मैग्नीट्यूड क्या है बेसिकली, आपको पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। तो ये दोनों उठ के इधर आएंगे, ये दोनों उठ के इधर आएंगे और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हुआ, हाँ है ना। जे कैप कोई एक वेक्टर है, आर वेक्टर कोई एक वेक्टर है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है ना, आर वेक्टर का एंगल दिया वाई एक्सिस के साथ, आर वेक्टर का कोई एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है आर वेक्टर, इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है π/4, है ना, π/4 दिया हुआ है एंगल cos π/4, और आर वेक्टर जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इधर आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर वाई हो जाएगा, इसका क्या दे रखा है 3√2, जे वेक्टर का क्या होगा 1 होगा, और cos π/4 क्या होता है 1/√2, √2 से √2 कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 3 आ गई।
ऐसी मैं जेड एक्सिस के साथ निकालूंगा, इसका जेड एक्सिस के साथ क्या दिया हुआ है, तो आर वेक्टर डॉट जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस पाई/4 नहीं है, पाई/2 है, कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा क्या बन गया 0, और आर वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा, जेड होगा, जेड क्या हो गया बच्चे 0। ठीक है बच्चे, हाँ है ना। अब हमें क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है बच्चे, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3√2, स्क्वायर कर लूँगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चे 18 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9, जेड की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3, एक्स की वैल्यू आ गई +-3। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो अब हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या बनेगा बच्चे, आर वेक्टर क्या होगा +-3 i कैप +3 j कैप +0 k कैप, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। एक बार फिर से समझो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर निकालना आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ये, और ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस जेड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ नहीं दिया वाई के साथ दिया है, वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई के साथ एंगल बना रहा है पाई/4, जेड के साथ बना रहा है पाई/2। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर ध्यान से देखो ये cos थीटा अपॉन में यही तो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अपॉन में मतलब डॉट प्रोडक्ट अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर करोगे, आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर करोगे तो वो क्या आएगा, आपका वाई एक्सिस के बराबर आएगा, वाई के बराबर आएगा। ऐसे इसका अगर के वेक्टर डॉट क्या कहते हैं इसे आर वेक्टर करोगे तो ये जेड के बराबर आएगा, और एंगल हमें दिया ही हुआ है, तो इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, बाकी आपका आंसर है। देखो बच्चों एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स है, ये कंटिन्यूस है, इस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है बच्चे। अच्छा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी पहली कंडीशन क्या होती है बच्चे, पहली कंडीशन होती है जो एफ एक्स होता है वो LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, और RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसके बराबर होता है, ये कंडीशन होती है बच्चे, मानते हो ये बात, हाँ है ना, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूस है x इजिकल टू 0 पे तो LHL RHL निकाल के देखते हैं क्या होगा। LHL में क्या आएगा, पहले तो LHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में क्या लेंगे, 0 से छोटा ये ले लो भाई, क्या है साइन a+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में x, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा अलग अलग लिख ले रहा हूँ, साइन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन a+1 इंटू एक्स अपॉन में x प्लस साइन x अपॉन में x, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्यों करा ऐसा, क्योंकि ये तो पूरा 1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी मैं 1 बना सकता हूँ, कैसे बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे को a+1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और a+1 से डिवाइड कर दूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। a+1 से यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि साथ में दिख जाए आपको एक ही तरह, ठीक है। अब कुछ मत करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस h पुट कर दो, यानी माइनस h पुट कर दो, तो साइन a+1 इंटू माइनस h इंटू a+1, और नीचे क्या हो जाएगा a+1 इंटू माइनस h, ठीक है बच्चे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस साइन x साइन माइनस h अपॉन में माइनस h, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट देखना बच्चे ध्यान से, साइन x अपॉन एक्स जो होता है बच्चे वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो गया, माइनस h से माइनस h कट गया, तो क्या आ जाएगा a+1, ये भी पूरा 1 हो गया, हाँ है ना, +1, तो क्या आ जाएगा ये a+2 आ जाएगा। कैसे कि लिमिट अगर 0 तक जा रही हो तो साइन x अपॉन एक्स क्या हो जाता है बच्चे 1 हो जाता है, जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस h पुट करा तो ये माइनस h से माइनस h कट गया, a+1 एज इट इज़,
अब ये साइन एच अपॉन एच ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a प्लस वन ए प्लस टू आ गया, ये आ गई हमारी एल एच एल की वैल्यू। तो एल एच एल कितना आ गया हमारा, एल एच एल आ गया a प्लस टू। अब आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। कौन सा लेंगे, ये लेंगे। अंडर रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में b अंडर रूट एक्स क्यूब। कभी भी रूट में दिख जाए बच्चे तो 90% चांसेस होते हैं कि ऐसा खतरनाक से रूट दिख जाए, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनलाइज करो तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, नीचे भी अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है बच्चे, तो जब मैंने इसे रेशनलाइज किया तो क्या आ जाएगा बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो। अंडर रूट, ये पूरा तो रूट हट जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है, रूट हट जाएगा, तो x प्लस बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में अभी x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहने तो फिर पुट करेंगे। ठीक है, b अंडर रूट एक्स क्यूब और अंडर रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब x की जगह 0 प्लस एच यानी h पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह h पुट करूँगा, ये x से x कट गया तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा b अंडर रूट में h क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट में h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ b से b कट गया, क्या बचा बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ पे h क्यूब, यहाँ अगर मैं देखोगा ध्यान से इसको ऐसे लिख सकता हूँ h की पावर 3/2। अब बोलोगे ये कैसे आ गया, देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, h क्यूब है, रूट हटता है तो बेसिकली 1/2 पावर चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, h क्यूब का रूट है, रूट हटा तो 1/2 पावर चलेगी, तो h की पावर 3/2 हो गया। इस तरीके से आया ये। ठीक है, नीचे क्या है, अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो कुछ कॉमन आ जाएगा, हाँ आ सकता है। देखो क्या आएगा, h कॉमन आ जाएगा, तो h कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इस पर 1 प्लस बी एच बचेगा और प्लस में रूट एच, हाँ है ना। अब देखो इसमें से ये माइनस करूँगा, एच स्क्वायर में से ये माइनस करूँगा तो 2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, बेस से में तो डिवाइड हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसमें से ये माइनस करोगे 2 माइनस 3/2 तो h की पावर आ जाएगी 1/2 यानी रूट एच, है ना। 2 माइनस 3/2 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब रूट एच। अच्छा देखो यहाँ से इन दोनों में से अगर मैं रूट एच कॉमन लेना चाहूँ, ये रूट एच इंटू ये, तो रूट एच कॉमन लेना चाहूँ तो क्या बचेगा बच्चे, ये बचेगा अंडर रूट में 1 प्लस बी एच प्लस 1। समझ आया, ऐसा कैसे बचेगा, क्योंकि देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ, रूट एच इंटू रूट 1 प्लस बी एच, तो रूट रूट मल्टीप्लाई होगा और प्लस रूट एच था ही, दोनों से रूट एच कॉमन ले लिया तो इस पे बचा रूट 1 प्लस बी एच और इस पे बच गया 1, रूट एच से रूट एच कट गया, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, एच की जगह 0 पुट कर दो, तो एच की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 2। ये आर एच एल की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, आर एच एल की। अब हमें पता है एल एच एल आर एच एल के इक्वल होगा, है ना। एल एच एल क्या था बच्चे हमारा, a प्लस 2 किसके बराबर होगा, 1/2 के, तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो 1/2 माइनस 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, अब f0 क्या होगा, ये fa के बराबर भी होगा, fa के बराबर भी होगा। f0 अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या आएगा, c के बराबर, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 1/2। a की और c की वैल्यू आ गई, लेकिन b की वैल्यू, तो b जो है बच्चे, जब इस टाइप में b का कोई रिलेशन ही बन रहा, तो सो b कैन टेक एनी वैल्यू, b जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है बच्चे, समझ आ रहा है, b जो है किसी भी वैल्यू को ले सकता है, इसका मतलब ये है, क्योंकि b में कोई इक्वेशन ही नहीं बन रही, तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चे, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। हाँ जी बच्चों, तो ये बड़े प्यार से कर लोगे। अच्छा इसमें देख लो बच्चे, बी जो है ना बच्चे, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो बच्चे, एक्सेप्ट जीरो। जीरो क्यों नहीं होगा बी जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा बच्चे, समझ आ रहा है? तो बी जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। देखो बच्चों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पहले गेस करना ये कौन से चैप्टर से है, बिना इस वर्ड को देखे, बिना इस वर्ड को देखे इस चैप्टर को गेस करना, ठीक है? समझ गए होगे कौन सा चैप्टर है, कौन सा? मैट्रिक्स। अच्छा आधे बच्चे ना पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं कि भाई कैसे ही करें, मैट्रिक्स में तो हमने सीखा था भाई डिटर्मिनेंट दिया होता है, हमें सॉल्व करना है, या इक्वेशन दी होगी हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या है बच्चे, ध्यान से समझो क्या बोला है। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉल, मतलब एक बॉल है हेडेड बाय द फुटबॉलर इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब फुटबॉलर है कुछ, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ फुटबॉलर है, वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बॉल पास कर रहे हैं, दूसरे से तीसरी जगह बॉल पास कर रहे हैं। तो वो जिस जगह पास कर रहे हैं बॉल, वो पॉइंट्स दे रखे हैं 2,15, 4,25 और 14,15। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वही बोला हुआ है। क्या बोला है कि ये इस पाथ में क्या कर रहे हैं, बॉल को वो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इस लाइन की इक्वेशन दे दी हमें, मतलब इस पाथ की इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर x इज 0 से 14 के बीच में x, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वही सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन, वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन में आपको क्या कर रहा है, बॉल ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। द बॉल पासिस थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट से बॉल पास हो रही है, ठीक है? अब देखो अगर बॉल इन पॉइंट से पास हो रही है और इक्वेशन ये है, तो क्या ये वैल्यूज एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगी? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में पास हो रही है, यानी ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। बस ये वैल्यू डालोगे एक्स वाई में, एक इक्वेशन बनेगी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई है ना, या उल्टा लिख दो कोई बात नहीं। तो एक्स की जगह क्या डालोगे, पहला डालोगे 2,15, 2,15 डालोगे एक्स की जगह, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 15। बस डाल दो, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 15। तो पहली इक्वेशन बन गई। अब डालोगे 4,25, तो एक बार में 4,25 डालते हैं, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16a प्लस एक्स की जगह फिर से 4 डालो, तो 4b प्लस सी इज इक्वल टू वाई की जगह 25। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तीसरी क्या बनेगी, 14 डालो, तो 14 का स्क्वायर 196a प्लस 14b प्लस सी इज इक्वल टू वाई की जगह 15। ये लो भाई, समझ आया? तो 3 इक्वेशन बन गई। क्या अब आप इन 3 इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। क्या इक्वेशन है हमारी, ए बी सी। अब इसमें क्या निकालना होता है बच्चे, सबसे पहले हमें निकालेंगे ए क्या होता है बच्चे, इनसे बनता है ए क्या, 4 2 1 16 4 1 196 14 1। फिर बी बनता है, बी किससे बनता है बच्चे, इनसे बनता है 15 25 15 15 25 15। फिर एक x बनता है, x किससे बनता है बच्चे, ए बी सी, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब हमें पता ही है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए इनवर्स बी। अब सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स कैसे निकलता है बच्चे, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो नहीं आ रहा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बच्चे, देखो 4 इंटू दिस 4 इंटू ये गया 4 4 माइनस 14 माइनस 2 इंटू ये गया 16 माइनस 196 प्लस ये गया 16 14 इंटू 16 16 चौक 64 160 224 माइनस 196 इंटू 4 196 इंटू 4 कितना होगा, 800 800 में से 16 गया तो 184, 800 में से 16 गया तो 784। तो ये माइनस माइनस करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी वो कुछ आ रही है, कितनी आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, -10 तो -40 माइनस 2 इंटू ये कितना आएगा 180, तो माइनस का
360 प्लस का 360, और यहाँ कितना आएगा 224 में से 784 गया तो 784 माइनस का 224 गया, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो माइनस का 560, तो 560 600, 600 में से 240 गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया माइनस 360 माइनस 240। तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया तो अब क्या निकालेंगे बच्चे हम, डिटर्मिनेंट आते ही हम निकालेंगे सबसे पहले एडजॉइंट। ठीक है, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ बच्चे, थोड़ी सी कमी है जगह की, थोड़ा सा ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ, या स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा ये भी रब कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि इस पूरे में हम एडजॉइंट वगैरह निकाल के सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट कैसे आएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स क्या क्या आएंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, तो निकालो क्या क्या आएगा, C11 ये गया 4 माइनस 14 तो माइनस का 10, हाँ फिर ये गया 16 माइनस 196 माइनस का 180। ठीक है, साइन चेंज बाद में करेंगे। फिर ये गया 14 इंटू 16 224, फिर वही आएगा, कितना आ रहा था ये लगभग आ रहा था बच्चे माइनस का 560, साइन वगैरह बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे करके मैंने सारे कोफैक्टर्स लिख रखे हैं ताकि आपके लिए टाइम बच जाए बच्चे। ठीक है, टाइम बच जाए और जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 180 माइनस 560, 12 माइनस 19 336, 12 माइनस 19 336, फिर लास्ट बचा माइनस 2 12 माइनस 16, माइनस 2 12 माइनस 16। इसमें साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव का बनता है ना, और बाकी तो सब साइन सेम है। हाँ ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट। बच्चे अगर आपको एडजॉइंट वगैरह निकालने नहीं आते, इनवर्स नहीं आते, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा किस चीज़ का, डिटर्मिनेंट वाले का, वो चैप्टर ज़रूर देखना बच्चे। तो एडजॉइंट क्या आएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी C11 C12 C21 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करते ही आपका क्या आ जाएगा बच्चे, एक वो आ जाएगा। तो फाइनल जो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा फाइनल क्या आ जाएगा बच्चे, -10 और 180 माइनस 560, फिर लास्ट में यहाँ क्या आएगा 12 माइनस 19 और क्या आ जाएगा 336, और लास्ट में क्या आ जाएगा -2 12 माइनस 16। यह आ जाएगा आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट आ गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, एडजॉइंट आते ही आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स क्या होगा बच्चे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है बच्चे -240, तो -1/240 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा -10 180 माइनस 560 12 माइनस 19 336 -2 12 माइनस 16। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, x इजिकल टू पता है ए इनवर्स बी होता है ना बच्चे, तो x यानी ABC, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ए इनवर्स यानी -1/240 इंटू -10 180 माइनस 560 12 माइनस 19 336 -2 12 माइनस 16 इंटू बी क्या है बच्चे, बी है लगभग कितना था बी 15 25 15 15 25 15। तो अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे, इन सबको इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन देख लेना बच्चे आपकी क्या आएगी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा ए की वैल्यू आ जाएगी ऐसे करके -1/2, बी की वैल्यू आ जाएगी लगभग शायद 8 और सी की वैल्यू 1, 8 सी की वैल्यू 1। तो ये आपकी ए और बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई,
फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर -240 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, यानी ए की वैल्यू आ गई -1/2, बी की वैल्यू आ गई 8, सी की वैल्यू आ गई 1। अब ए बी सी आ गया, तो ए बी सी तो पहले निकालना ही था। उसके बाद हमें क्या निकालना था, ए बी सी के बाद, ए बी सी के बाद हमें निकालना था इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या दे रखी थी, y = ax² + bx + c दे रखी थी। तो यहाँ पे बस क्या डाल देना, ए बी सी की वैल्यू डाल देनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, -1/2 का x² + 8x + c की वैल्यू क्या है 1। ये आपकी इक्वेशन है। समझ आ रहा है बच्चे, इतना प्यारा ये क्वेश्चन था। समझ आ रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस बार 5 नंबर में आया था ये। चलो बच्चों एक और देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पता नहीं ये क्वेश्चन 3 नंबर में क्यों दिया हुआ था। ठीक है, पर देखो क्या करना है इसमें, जैसे a - i का होल क्यूब प्लस a + i का होल क्यूब -7 है। कई बार बोर्ड्स भी दया कर देता है। तो यहाँ पे a - b का होल क्यूब खोलना है, तो a³ - b³ -3a² b + 3ab²। आई क्या होता है बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ भी खोल दो, a³ + b³ का, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² -7 है। बस सॉल्व करो। i³ मतलब i होता है, a³ - i -3a², i तो मतलब 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, + 3a + a³ + i³ का मतलब i 3a² + 3a - 7a। 3a² कट गया, a³ + a³ क्या हो गया, 2a³ हो गया बच्चे। i से i कट गया, 3a 6a हो गया, -7a हो गया। ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा। तो 2a³ 2a³ को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, a² × a + 6a में से 7a गया तो -a। a² की वैल्यू क्या दे रखी है, i, तो i × a -a, तो 2a - a क्या आ जाएगा बच्चे, a आ जाएगा। लो भाई, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। समझ आ रहा है बच्चों, बहुत ही शानदार। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बने बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा टिप्स टाइप में। देखो, कभी भी इन्वर्स दिखे, क्या दिखे, इन्वर्स दिखे बच्चे, और इन्वर्स का एंगल कभी भी घटिया सा दिखे, तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, कि आपको अंदर वाले जो एंगल है उसमें x की जगह कुछ पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह मैं एक चीज़ पुट कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं cos 2θ। क्या पुट कर रहा हूँ बच्चे, cos 2θ। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स √1 + cos 2θ माइनस √1 - cos 2θ। नीचे भी सेम हो जाएगा, √1 + cos 2θ प्लस में √1 - cos 2θ। अब 1 + cos 2θ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बच्चों, क्या होती है, 2 sin² θ होता है। 1 + cos 2θ की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, आपको मैं बता देता हूँ। 1 + cos 2θ जो होता है, ये होता है 2 sin² θ। और 1 - cos 2θ क्या होता है बच्चे, होता है 2 cos² θ। देखो क्या होता है, cos 2θ की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 1 - 2 sin² θ। तो 2 sin² θ उठ के इधर आएगा, तो 1 - cos 2θ क्या हो जाएगा बच्चे, 2 sin² θ। ऐसी cos 2θ क्या होता है बच्चे, 2 cos² θ -1। तो ये 1 उठ के इधर आएगा, तो cos 2θ + 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 cos² θ। समझ आ रहे बच्चे। अच्छा, यहाँ cos² θ, यहाँ sin² θ, cos² θ और sin² θ। ठीक है बच्चे, बस अब पुट कर दो, अब तो कुछ भी नहीं करना, पुट करना है बस। तो √1 + cos 2θ की जगह क्या पुट करूँगा, 2 cos² θ, यहाँ अंडर रूट में 2 sin² θ, नीचे भी अंडर रूट में माइनस है बीच में, 2 cos² θ प्लस अंडर रूट में 2 sin² θ। बस कुछ बचा ही नहीं, tan इनवर्स √2 cos बाहर आ गया तो cos θ प्लस √2 sin θ, नीचे भी √2 cos θ प्लस √2 sin θ। ठीक है, स्क्वायर था ना, स्क्वायर से रूट कट गया, √2 कॉमन लेके सब जगह से काट दोगे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, cos θ प्लस sin θ अपॉन में cos θ माइनस sin θ।
ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। कॉस से डिवाइड कर दूंगा अगर इसे मैं, तो टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और नीचे 1 माइनस टेन थीटा। आइडेंटिटी बन रही है किस चीज़ की, टेन इनवर्स किस चीज़ की आइडेंटिटी बन रही है बच्चे, 1 को लिख सकता हूँ टेन पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो टेन पाई बाय 4 टेन थीटा। तो बस ये आइडेंटिटी बन गई किस चीज़ की, टेन इनवर्स। अच्छा ऊपर यहाँ मैंने गलती से माइनस था, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी माइनस नीचे प्लस, ये बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है बच्चे, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो 10 से 10 कट गया, आंसर क्या आ गया, ये लिख देता हूँ पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा बच्चे, ध्यान से देखो, कॉस उठ के जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू 2 थीटा हो गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा, तो बस डाल दो थीटा की जगह 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, लो भाई हो गया प्रूव। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, समझ आ रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो बच्चे एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, द इमेज ऑफ पॉइंट P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, इसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस, एक लाइन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये लाइन है, लाइन 1, इस लाइन की इक्वेशन दे रखे, क्या दे रखे, x/1 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z माइनस 2/3। बोला इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इमेज तो कहीं ना कहीं वर्टिकल इमेज होती है, ये मान लेता हूँ p डैश, ये दे रखा है 1,0,7, ठीक है, इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दे रखी है, ठीक है, हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं इस लाइन, ये जो पॉइंट दे रखा है, मतलब ये जो लाइन दे रखी है लाइन, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेता हूं। तो जनरल पॉइंट ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा बच्चे, x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 बराबर z माइनस 2/3। इसको मैं k के इक्वल ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको k के इक्वल लूँगा बच्चे तो क्या आएगा बच्चे, ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी k, y की वैल्यू आ जाएगी 2k + 1, z की वैल्यू आ जाएगी 3k + 2। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, लेट m बी द जनरल पॉइंट ऑफ लाइन 1। सो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चे, k 2k + 1 3k - 2। ठीक है बच्चे, मानते हो ये बात, ये क्या आ गया, इस लाइन के पॉइंट आ गए जनरल पॉइंट, ठीक है, इसका m माना मैंने, ठीक है बच्चे। अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखोगे, क्या मुझे लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो पता है, क्या लाइन 1 इसके परपेंडिकुलर है, ये भी पता है हमें, क्योंकि हमेशा जब इमेज बनता है वो परपेंडिकुलर ही बनेगा, हमेशा सीधी इमेज बनती है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, इस लाइन का निकालना चाहूं P' का, तो क्या होगा बच्चे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या है ये पॉइंट, k 2k + 1 3k - 2, ये पॉइंट है। अगर दो पॉइंट पता हो तो क्या मैं डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकता, कैसे, k - 1 2k + 1 -0 3k - 2 -7, तो क्या आ जाएगा 3k - 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, -9 ही आएगा ना, हाँ ठीक है, 2k + 1 k - 1, ठीक ठीक। अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं, हमें पता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो लाइन 1 के जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 वो क्या है बच्चे, 1 2 और 3। लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है P' के, सो L1 का डॉट प्रोडक्ट P' के डॉट प्रोडक्ट के साथ वो क्या आएगा बच्चे, 0 के बराबर आएगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं बच्चे, तो मल्टीप्लाई करो 1 × k - 1 + 2 × 2k + 1
प्लस 3 इंटू 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया बच्चे, ये तो k माइनस 1 ही आया, प्लस 4k प्लस 2 आ गया बच्चे, प्लस 9k माइनस 27 आ गया बच्चे, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते क्या आएगा, 4 1 5 9 5 14 के, 27 1 28, 28 में से 2 गया तो ये कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा, 3k माइनस 2 माइनस 7, हाँ अच्छा ये प्लस 2 होगा, 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 तो माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, 3k माइनस 5 यहाँ आएगा 5, तो ये आएगा 15। समझ आ रहा है बच्चे, ये जब इधर गया 3k प्लस 2 हो जाएगा ना, तो माइनस 15, तो माइनस 15 तो ये 14 के, और ये माइनस 15 माइनस 16 गया तो ये माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1, k की वैल्यू 1 आ गई। समझ आ रहा है, k की वैल्यू 1 आते ही बच्चे हम m निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या आ जाएंगे बच्चे, k की जगह 1 डालो तो 1 माइनस 1 0, तो 2 प्लस 1 3, 1 माइनस 5 माइनस 2, तो 0 3 माइनस 2 ये क्या हो गया m के कोऑर्डिनेट। अब m के कोऑर्डिनेट पता चल गए, अब m के कोऑर्डिनेट पता चल गए, m क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, वी नो दैट, क्योंकि हमेशा इमेज के लिए क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट होता है वो, वी नो दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश। सो x प्लस 1 बाई 2 किसके बराबर होगा बच्चे, पहले 0 के बराबर, उसके बाद y प्लस 0 अपॉन 2 ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये होगा 3 के बराबर, और लास्ट z प्लस 7 डिवाइड बाई 2, देखो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर, z प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर, तो 3k प्लस 2 की वैल्यू क्या थी, माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 6, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 माइनस 11, z इज इक्वल टू माइनस 11। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे बच्चे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ जाएंगे बच्चे, माइनस 1 6 माइनस 11, ये आपका आंसर है। समझ आ रहा है बच्चे, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 11, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ करी हमने, हाँ गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ करी है बच्चे, अगर आप लोग पहचान पा रहे हो, m के कोऑर्डिनेट तो ये थे ना, हमने गलती से इसमें डाल दिया m k की वैल्यू, ये गड़बड़ हुई है। समझ आ रहा है बच्चे, एक ही क्वेश्चन में 2 बार गड़बड़ हो गया, तो जो m के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1 3 और 5, इसमें जब k की वैल्यू डालोगे, और 1 3 5 से करोगे तो यहाँ आएगा 1 3 और 5, तो 2 माइनस 1 ये आएगा 1, और 6 तो 6 ही है, और 5 डालो तो 2 5 और 10, 10 माइनस 7 3, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 6 और 3, ये आंसर आएगा बच्चे। समझ आ रहा है, हाँ है ना, ये एक गड़बड़ हुई थी बच्चे, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट के लिए ये है m के कोऑर्डिनेट, ये नहीं है, ये तो डायरेक्शन रेशियोज है बच्चे, पी एम के, पी डैश एम के। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, तो ये 2 गड़बड़ हो गई थी बच्चे, थोड़ा देख लेना, कोई नहीं, हो जाती है, इंसान ही हूँ। तो एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, 0 से π/2 sin 2x। आजकल मैंने ये देखा है कि इंटीग्रेशन में ना डेफिनेट इंटीग्रल्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रल्स अच्छे से करके जाना। तो 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। अब यहाँ पे sin 2x की आइडेंटिटी पता है मुझे, क्या पता है, 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है भाई। आगे देखो, अगर यहां पे मैं sin x को t पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा बच्चे। तो यहां पे cos x और dx को मैंने लिख दिया dt, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, sin x को मैंने t लेट किया था, tan इनवर्स sin x को क्या लेट किया था, t, तो tan इनवर्स t tan इनवर्स t dt हो गया।
अब जब टी में सब चीज चेंज हुआ है तो लिमिट भी टी में चेंज होगी। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे डालो जीरो, साइन जीरो है ना। जब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो लिमिट क्या होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। फिर जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू डालूंगा तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन। तो टी की मैं लिमिट चेंज करी तो जीरो से वन बन गई लिमिट टू। अब इस पर क्या लगेगा बच्चे, इस पर लगेगा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या कहता है भाई, कहता है बड़ी प्यारी चीज़, आइलेट लगेगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। आइलेट पता होना चाहिए आप लोगों को, आइलेट, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो टेन इनवर्स टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है, टी डी टी, फिर होल का इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना। कहीं को दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लिमिट कहाँ से पुट करनी है, जीरो से वन तक, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं। टू टेन इनवर्स टी 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 तो टी रहेगा, टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, ये टी स्क्वायर बाय टू माइनस इधर करूँगा तो क्या होगा भाई, टेन इनवर्स टी का क्या होता है भाई, वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, जीरो से वन लिमिट। ध्यान से देखो, तो टू टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू बाहर ले लो, टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक। अब प्लस वन माइनस वन कर दूँ, डी टी लिख दो, प्लस वन माइनस वन करते ही आ जाएगा आंसर। देखो वन बाई टू तो पहले टू से ये कट जाएगा, पूरा कट गया, तो आंसर क्या आया, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी। ये देखो टू यहाँ से भी कॉमन, टू यहाँ से भी कॉमन, टू से टू कट गया, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है लिमिट, जीरो से वन तक। टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, ये तो कट गया, माइनस का वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन। तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस वन, वन का इंटीग्रेशन टी माइनस माइनस प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का टेन इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो तक, जीरो से वन तक। वन डालो तो ये तो वन आ जाएगा, टेन इनवर्स टी यानी टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन यानी वन को लिख सकते हो टेन पाई बाय फोर, तो कट जाएगा तो पाई बाय फोर आ जाएगा, तो वन इंटू पाई बाय फोर माइनस टी की जगह वन, टेन इनवर्स टी यानी पाई बाय फोर। और जब जीरो पुट करूंगा तो ये सारी चीजें जीरो हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा पाई बाय फोर माइनस वन प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर हो जाएगा पाई बाय टू माइनस वन। ये आपका आंसर है बच्चे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फटाफट। जो एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स। जब भी बच्चों ऊपर ऐसा कुछ दिखे, नीचे ऐसा दिख जाए साइन टू एक्स वगैरह, तो इसको ना हमें देखो ध्यान से, यहाँ पे ना एक एडजस्टमेंट होगी। साइन टू एक्स में मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या एडजस्टमेंट, अगर मैं साइन टू एक्स में प्लस वन करूँ माइनस वन करूँ, मतलब वन प्लस कर दूँ और माइनस कर दूँ, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वन से वन कट जाएगा। अब देखो वन को मैंने वन रखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, वन माइनस साइन टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। वन माइनस साइन टू एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा मैंने क्यों करा, मुद्दा यही आता है ना, ऐसा मैंने क्यों करा, मैंने इसलिए करा क्योंकि ये जो है ये बन जाए, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, समझ रहे हो, इसलिए ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए ना तो हमेशा एडजस्टमेंट करके ऊपर वाला बनाने की कोशिश करनी है, ताकि नीचे आइडेंटिटी लग सके। अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या करा, जीरो से पाई बाय फोर, ऊपर साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स एज इट इज अपॉन में 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस, ध्यान से देखना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। स्लोली स्लोली करेंगे बच्चे, स्लोली स्लोली। ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या होगा बच्चे 9 प्लस 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 2 25 हो जाएगा बच्चे, माइनस का 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं, लेट कर देता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स का, और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स उठ के इधर आएगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, डी टी के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया बच्चे, ऊपर तो आ गया डी टी, नीचे क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। इस पूरे को टी लेट किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि जब हमने सब चीज़ टी में चेंज करी तो लिमिट भी टी में चेंज होगी। अब लिमिट में टी में कैसे चेंज होगी, यहाँ पे डालो पाई बाय 4 डालो, पाई बाय 4 डालूंगा तो क्या आएगा टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 यानी 1/√2 माइनस 1/√2, तो कट गया तो 0 आ गया, तो ऊपर 0। जब 0 डालूंगा तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1, तो -1 से 0 चली जाएगी लिमिट, ठीक है, -1 से 0 चलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, टी स्क्वायर को अकेला करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को अकेला करने के लिए -1 0, तभी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। 16 कॉमन ले लिया, 16 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 16 कॉमन लेके बाहर ही लिख देता हूँ बच्चे, 1/16, 16 बाहर लिख दिया तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1/16 -1 से 0 डी टी, 25/16 को 5/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर। समझ आ रहा है। अब फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगाओ 1/16 तो बाहर, 1/2a, ए की वैल्यू क्या है बच्चे, ए की वैल्यू है 5/4, तो 2 इंटू 5/4 लॉग x माइनस ए, एक्स क्या है बच्चे t माइनस ए क्या है 5/4 अपॉन t प्लस 5/4, और ये किसके, इसमें क्या रहेगा, पुट कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से -1 से 0, -1 से 0, ठीक है। बस अब कटिंग कुटिंग कर दो, 2 दूनी 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/16 इंटू 2/5 लॉग, ये एलसीएम लोगे 40 - 5, नीचे 40 + 5 तो कट जाएगा 40 - 5 अपॉन 40 + 5, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, ठीक है। बस पुट कर दो, -1 से 0 सारी वैल्यू पुट कर दो, पुट करोगे तो पहले तो ये कट गया 8 आ गया, तो 1/40 लॉग टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 पुट करोगे तो ये आएगा 400 -5 अपॉन 0 + 5, ठीक है, और माइनस में लॉग 1/40 लॉग क्या आ जाएगा ये, -4 -5 -9 अपॉन में -4 + 5 1, तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा 1/40 लॉग -1 माइनस 1/40 लॉग -9, तो ये हो जाएगा 1/40 लॉग, ये -1 आगे आ जाएगा ना, तो -1/40 हो जाएगा, 1 log 1 0 होता है, काट दो डायरेक्ट, ये log 1 0 -1/40 लॉग -9 है ना, तो -9 को ऐसे लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, ये
9 की पावर -1, नहीं नहीं -9, ये ठीक है ठीक है ठीक है सेम है। तो ये आ जाएगा -1/40 log 9, 40 + 5 -1 -9, ठीक है। अच्छा x² - a², ये a² - x² वाली आइडेंटिटी लगी तभी नेगेटिव में आ रहा था। इसमें बच्चे a² - x² वाली लगेगी, x² - a² वाली लगा दी, 1/2a log a + x और अपॉन में a - x, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा नहीं पूरा ही चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 + t और 5/4 - t। तो अब आ जाएगा, अब परफेक्ट आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। वही सोचो मैं नेगेटिव में क्यों आ रहा है, सर घूम गया बच्चों, क्या बताऊँ। 5 + 4t और नीचे 5 - 4t। अब डालोगे ना ये वैल्यू, तो ये तो आ जाएगा लॉग 0, 5/5 1, तो ये आ जाएगा 1/40 log 1 माइनस 1/40 log 9। तो ये तो कट गया, ये तो 0 हो गया, -1/40 log 9, ठीक है बच्चे, log 1/9, log 1/9, क्योंकि -1 है ना, तो -1 1/9। बस इस आप यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो यहाँ इसके आगे यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पे भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ भी सही है। -1/40 log, इसको लिख सकता हूँ 9 की पावर -1, ये -1 आगे आ जाएगा, तो 1/40 log 9। log 9 को और सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकता हूँ, log 3 का स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी 2/40 log 3, तो कट गया 1/20 log 3। आप यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ दो तब भी सही है, यहाँ छोड़ दो तब भी सही है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला देख लेना बच्चे, 1/2a log a + x a - x है बच्चे। देखो बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया बच्चे, देखो क्या कह रहा है। हमें fx दिया हुआ है, क्या दिया है, 2x³ - 15x² + 36x + 1। सबसे पहले निकालेंगे f'(x). f'(x) क्या होगा बच्चे, 6x² - 30x + 36। अब इससे आप निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, f'(x) को 0 के इक्वल रख के, यानी 6x² - 30x + 36 को 0 के इक्वल रख दो। 6 कॉमन लोगे तो x² - 5x + 6 = 0 हो जाएगा बच्चे। तो x² - 6x + 6, कुछ गड़बड़ है, +36 ही है ना, 6x² - 30x -6 1 -3 और -2 होगा, -3x - 2x + 6 = 0। तो x कॉमन लिया तो x - 3, -2 कॉमन लिया तो x - 3 = 0। तो एक x - 2 का ब्रैकेट, एक x - 3 का ब्रैकेट। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आगे 2 बच्चे, एक आगे 3, समझ आ रहे हैं। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए हम कुछ नहीं करते, हमें इंटरवल दिया हुआ है। इंटरवल क्या दिया हुआ है, 1,5। सबसे पहले निकालो डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 12x - 30, 12x - 30, ठीक है। या बिना डबल डेरिवेटिव का भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी वैसे तो। 12 24 - 30 - 6, 1 डालेंगे तो 24 12। हाँ, बिना डबल डेरिवेटिव के भी कर लोगे तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नहीं, f'(x) जो है इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो f(x) में। पुट करते ही f(x) में क्या क्या वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 2 × 1 का क्यूब, 24 29 28 56, 24 29 28 56। जैसे ही f(x) में आप पुट करोगे, आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आ रही है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना। f(x) में जैसे ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपका ये वैल्यू जो आ जाएगी
24 ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा और वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा बच्चे। बस इतना ही ये चीज़ करनी थी बच्चे। तो बच्चों यही करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो तो इंटरवल आपको हमेशा गिवन होगा। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना है, फिर मतलब एफ एक्स दिया होगा, एफ डैश एक्स निकालना है, उससे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स और इंटरवल उन सबको आपको डाल देना है एफ एक्स में। एफ एक्स में डालोगे वैल्यूज आएगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ये, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ये, और यह क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है बच्चे ये। और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, ये चीज़ है। चलो सारा क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको हमें इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हमेशा एक को लेट कर लो u, एक को लेट कर लो v। ठीक है बच्चे। अब अगर मैंने इसको u लेट किया तो u इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अब जब भी इनवर्स में एंगल अजीब सा बने तो पता ही आपको लेट करना पड़ता है। x को मैंने मान लो कॉस थीटा लेट कर लिया, क्यों कर लिया, ताकि अंदर tan बन जाए। u इजिकल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और u इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बन जाएगा डायरेक्ट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो u इजिकल टू tan इनवर्स tan थीटा, इनवर्स से tan कट गया तो क्या आ गया बच्चे, थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, थीटा इजिकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ये कॉस उठ के दे जाएगा, तो u इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे। ऐसे मैं इसमें करूँगा क्या बच्चे, कॉस इनवर्स, इसको क्या लेट किया था v, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इजिकल टू क्या था बच्चे, कॉस थीटा था, तो v इजिकल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा यानी कॉस इनवर्स, साइन 2 थीटा कॉस से तो कटेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हो कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो v इजिकल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और v इजिकल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इसका 0 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको बेसिकली क्या करना था, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना था, तो डी यू बाई डी वी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा कट गया, तो डी यू बाई डी वी क्या आ जाएगा बच्चे, -1/2। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, समझ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बवाल है, बवाल। कैसे बवाल देखते हैं, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए ना, नीचे इस तरह से कुछ अजीब सा दिख जाए रूट में और साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले रूट वाले को टी लेट कर लो, रूट x+1 को मैंने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, तो यहाँ से x+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, टी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा ना इसको और इधर लिखता हूँ ताकि जगह थोड़ी मेरे पास ज़्यादा रहे, तो रूट x+1 को मैंने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, तो x+1 की वैल्यू आ गई बच्चे, टी स्क्वायर आ गई। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा बच्चे, x की वैल्यू 1 इजिकल टू यहाँ आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 का 0, 2t dt बाई डी एक्स, तो डी एक्स को उठा के तो ले आओ, डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 2t dt। ठीक है, यहाँ से एक आधी चीज़ें की और वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, जैसे मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी बच्चे, टी स्क्वायर -1 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, 1 अपॉन में dx की जगह लिख रहा हूँ मैं 2t dt, dx की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2t dt। ध्यान से समझते रहना बच्चे, x स्क्वायर -4 है, x स्क्वायर -4, x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर -1, तो x की जगह लिख दे रहा हूँ t स्क्वायर -1, x की वैल्यू है ना ये, तो स्क्वायर है तो यानी t स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर -4,
रूट एक्स प्लस वन को क्या लेट किया था, टी। समझ आया बच्चे, ये क्या करा, देखो dx को लिख दिया 2t dt, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ना, इस पूरे का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, और रूट एक्स प्लस वन की जगह टी, ये टी से ये टी कट गया, 2 को आप बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी टी अपॉन में। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह, ये 2 है, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। 2 सॉल्व करो, डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, ये टी स्क्वायर प्लस 3 और टी स्क्वायर माइनस 5, ऐसा कुछ हो रहा है, टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 5, कोई दिक्कत है कहीं भी किसी को भी, टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 5, 2 का स्क्वायर परफेक्ट है एकदम, टी स्क्वायर प्लस 3 और टी स्क्वायर माइनस 5, हाँ यही गड़बड़ करी ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ 2 आएगा ना बच्चे, 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आएगा टी स्क्वायर माइनस 3, ये आएगा बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब कुछ नहीं बनेगा, 2 को रहने दो। अब देखो टी स्क्वायर को अगर मैं यू लेट कर लूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ 1 अपॉन में यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 3 बन जाएगा, यू प्लस 1 और यू माइनस 3 बन जाएगा बच्चे। अब इसमें अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊं तो यू ए अपॉन यू प्लस 1 प्लस बी अपॉन में यू माइनस 3 बन जाएगा, हाँ है ना, मानते हो ये बात, बस लगाओ। तो ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, यू की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ तो पुट नहीं करना, यहाँ पुट करो तो -1/4 आ जाएगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आएगी +3 यहाँ नहीं पुट करोगे, यहाँ पुट करो तो 1/4 आ जाएगी। समझ आ रहे बच्चे, हाँ है ना। अब बस, तो अगर मैं करूँ यहाँ पे 1/u की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी, तो क्या हो जाएगा, -1/4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 यहाँ डी टी लगाओ, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी, ठीक है। तो ये तो -1/4 एज इट इज, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है बच्चे, tan इनवर्स टी का, प्लस 1/4 एज इट इज, यहां पे लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, 1/t स्क्वायर माइनस, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डी टी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, लगा दो भाई, -1/4 tan इनवर्स टी प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2a, ए क्या है √3 लॉग एक्स माइनस ए यानी टी माइनस √3 अपॉन में टी प्लस √3 प्लस सी, अब बस डाल दो, -1/4 tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या है बच्चे, √x प्लस 1 प्लस 1/8 √3 लॉग, इसकी वैल्यू क्या है, √x प्लस 1 माइनस √3 अपॉन √x प्लस 1 प्लस √3 प्लस सी, यही आपका आंसर है बच्चे, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत प्यारा। तो बच्चों ये होता है इसका पार्ट 1 ख़त्म, 50 क्वेश्चन कराने ना, तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, ठीक है, और उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन ये करें आप। इन 50 क्वेश्चन के बाद, इन 50 क्वेश्चन को करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर MCQ वाली वीडियोस लाऊंगा, 3 मार्कर 2 मार्कर जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे वो लाऊंगा। उसके बाद ये पूरे आपके जो 12th का होगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके 100 में से 100 आएंगे मैथ्स में, गारंटी, ठीक है बच्चों। तो इसे करो, अच्छे से देखो, बहुत सारा प्यार बढ़ाइए इसके लिए, अच्छे से फैला दो इसे, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जय हिंद।